चलिए स्टार्ट करते हैं एनआर टैक्सेशन। ठीक, एनआर टैक्सेशन में हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन के साथ ही जो भी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है वो पूरा हम डिस्कस करते जाएंगे। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ आर लिमिटेड एंड डिटरमाइन इट्स टैक्स लाइबिलिटी। और इसका जो है वो टैक्स लाइबिलिटी निकालिए और टोटल इनकम जो है वो कंप्यूट करिए। टोटल इनकम कंप्यूट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि पहले तो हम जो पढ़ रहे हैं नॉन रेसिडेंस नॉन एनआर टैक्सेशन, उसमें कब आर लिमिटेड यानी मान लीजिए अगर ये फॉरेन कंपनी जो है वो नॉन रेसिडेंट है, कब इसका इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, कब जो है वो नहीं टैक्सेबल होगा। ये कंडीशन हमें पता होना चाहिए ना कि किस किस केस में कौन कौन सा इनकम जो है हमारे लिए टैक्सेबल है इंडिया में, कौन सा नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। चलिए वो कंडीशन देखने के बाद हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि कौन कौन सा इनकम है जिस पे टैक्स लगाना है। अगर वो इनकम डिसाइड भी हो जाता है, सपोज डैट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस 40 लाख रुपीज़ पे जो है वो टैक्स लगाना है, ठीक है। 40 लाख रुपीज़ पे जो है टैक्स लगेगा तो कौन से रेट से टैक्स लगेगा, क्या ऐसा कोई अलग रेट दिया हुआ है क्या, ये सब सारा चीज़ें जो है हमें डिस्कस करना पड़ेगा ये क्वेश्चन करने से पहले। तो देखिए सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं एक स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब कौन सा इनकम जो है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, इंडिया में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा। अगर हम बात करें स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, ठीक है, तो दो तरह के इनकम हो जाएंगे। ठीक, एक तो हो जाएगा फॉरेन इनकम जो कि आप फॉरेन से जो है वो अर्न कर रहे हैं फॉरेन इनकम। एक हो जाएगा इंडियन इनकम जो कि आप इंडिया में जो है वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, दो टाइप का आपका इनकम हो गया, फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम। इंडिया में उस इनकम पे टैक्स लगता है जो कि हम मानते हैं या तो रिसीव्ड हो या डिम्ड टू बी रिसीव्ड हो, या इंडिया में रिसीव हुआ हो, या फिर हम मान लें कुछ ऐसा इनकम जो कि डिम टू बी रिसीव हो। अब कौन कौन सा इनकम डिम टू बी रिसीव होगा वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। रिसीव और डिम टू बी रिसीव्ड कब मानेंगे, रिसीव्ड का मतलब फर्स्ट टाइम अगर इंडिया में वो इनकम जो है वो रिसीव हुआ, फर्स्ट टाइम कहाँ मिला। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिला इंडिया में, वो तो इंडियन इनकम है ही है। अब मान लीजिए फॉरेन में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उसके बदले आपको इनकम जो है इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम रिसीव इंडिया में इनकम हुआ ना, तो वो आपका डिम्ड रिसीव्ड मान लिया जाएगा। ऐसे ही एक तो रिसीव डिम्ड रिसीव्ड वाला, प्लस एक्रू एराइज अगर इंडिया में कोई इनकम हो रहा है, या फिर डिम्ड एक्रू एराइज कोई इनकम है, तो वो भी जो है इंडिया में टैक्स लगेगा। ठीक है, इसके बदले आप फॉरेन में सर्विसेज दीजिए, कहीं भी दीजिए, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई इनकम डिम्ड टू एक्रू एराइज इन इंडिया हो जाता है तो वो जो है वो मान लिया जाएगा कि इंडियन इनकम है। ठीक, तो फॉरेन इनकम कौन सी होती है अदर देन इंडियन इनकम, मतलब इंडियन इनकम जो नहीं बनती है उसे जो है हम फॉरेन इनकम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक्रू डिम टू एक्रू एराइज इन इंडिया वाली जो कॉन्सेप्ट है, डिम टू एक्रू एराइज इन इंडिया, ये जो है वो सेक्शन 9 बताता है कि कौन सी इनकम जो है वो डिम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। उसमें सेक्शन 9 में जो है क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 8 तक 8 कंडीशंस दिए हुए हैं कि ये जो है ऑटो कंडीशंस है, डिम टू एक्रू और एराइज इन इंडिया जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम ऑटो कंडीशन अभी नहीं डिस्कस करते हैं, सिर्फ जो क्वेश्चन में रिलेवेंट पॉइंट है उसका जो है डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे 9 क्लॉज 1 5 बोलता है इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट को कब हम डिम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मानेंगे। फिर है 916 आता है जो कि रॉयल्टी की बात करता है। ठीक, फिर 917 आता है जो कि फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की बात करता है। ठीक है, तो हम 915 916 917 मतलब 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज जो है वो 5 क्लॉज 6 और क्लॉज 7 जो है वो देख लेते हैं, जो कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बारे में बताता है कि इंटरेस्ट हो या रॉयल्टी हो या फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो, कब जो है वो डिम टू एक्रू एराइज इन इंडिया जो है उसे माना जाएगा। ऐसे तो टोटल 8 कंडीशंस है, बट अभी हम 3 कंडीशन देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो रिक्वायरमेंट 3 कंडीशंस की है। ठीक है, तो इस 3 कंडीशन में देखिए क्या होता है। जैसे हम आपको इंटरेस्ट वाला बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, कोई भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है, ठीक, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है, ऐसे भी आप मान के चलिए फॉरेन कंपनी भी जो है वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, हमेशा ही जो है वो नॉन रेसिडेंट ही होती है जनरली। तो फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट्स के केस में क्या होगा, सपोज डैट इसे जो है हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, पहले 915 क्लॉज की बात कर रहे हैं। ठीक है, 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 की बात कर रहे हैं कि डिम टू एक्रू एराइज इन इंडिया इंटरेस्ट के केस में कब कब जो है वो माना जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी है, ठीक है, ये जो है अगर इसे जो है कोई गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट पे किया, इसे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे किया, ठीक,
तो ये मान लिया जाएगा डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया है। या फिर किसी जो है वो रेसिडेंट पर्सन ने, अदर देन, हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी इंडियन रेसिडेंट पर्सन ने जो है वो क्या किया, यहाँ पे जो है वो पेमेंट किया इंटरेस्ट का। अब आप बोलोगे कि इंटरेस्ट का सिर्फ पेमेंट कर रहा है, क्यों पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का? सपोज डैट इन लोगों ने जो है वो लोन ले रखा था, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी से जो है गवर्नमेंट ने लोन ले रखा था, इसके बदले जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, और रेसिडेंट ने भी जो है वो लोन ले रखा था, इसके वजह से जो है इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब जो यहाँ पे कंडीशन है कि जो रेसिडेंट है वो जो लोन लिया था उस पैसे का जो है वो यूज़ करेगा, जो भी वो रुपये में लोन लिया था रुपी यूज़ करेगा इन इंडिया में। मतलब जो भी उसने रुपया लिया है जिसके बदले वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो जो है रुपीज़ वो इंडिया में ही यूज़ होना चाहिए, तो ही हम मानेंगे डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया है। ठीक, क्या डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मतलब जो नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को जो इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, तो भले ही ये नॉन रेसिडेंट है, फॉरेन कंपनी है, इंडिया में टैक्स नहीं लगना चाहिए, बट इसे जो इनकम हो रहा है, इसे इनकम किस चीज़ का हो रहा है? इंटरेस्ट का। जो इसने लोन दिया है इसके बदले जो इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट इसका इनकम बनेगा, और क्योंकि इंडिया में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इंडियन इनकम नहीं था, बट इस केस में हम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे इसे, और जो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया हो जाता है कोई इनकम, तो इंडिया में जो है वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही एक कंडीशन और है, अगर किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को किसी नॉन रेसिडेंट से अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो इसमें भी जो है वो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि नॉन रेसिडेंट है तो फिर इंडिया बीच में क्या अपना टांग अड़ा रहा है, यहाँ पे इंडिया को क्या लेना देना है? ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि जब भी एक नॉन रेसिडेंट जो है उस पैसे को लेके, ठीक है, नॉन रेसिडेंट जब यहाँ पे जो रुपये उसको मिल रहा है जिसके बदले वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, अगर वो नॉन रेसिडेंट ने जो इससे लोन लिया है उस लोन को यूज़ करता है वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए इंडिया में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जो है, यहाँ पे इन्फेसिस क्यों दे रहा हूँ मैं बिजनेस प्रोफेशन पे, क्योंकि रॉयल्टी के केस में जो है ना, जब एक नॉन रेसिडेंट लेता है तो वहाँ पे कुछ और कंडीशन, इसलिए ध्यान रखिए यहाँ पे कि बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जो है वो इंडिया में यूज़ कर रहा है अगर उस पैसे को, और उसके बदले वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है, तो ये भी जो है डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। और पहले ही मैं बता चुका हूँ डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया हो गया तो वो जो है इंडिया में जो है उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये था कंडीशन 915 जो इंटरेस्ट की बात कर रहा था, एक कंडीशन जो मैंने आपको बता दिया। फिर रॉयल्टी पे आते हैं, रॉयल्टी के केस में क्या है देखिए, रॉयल्टी वाले में आपका क्या है, रॉयल्टी में जैसे देखिए या तो रॉयल्टी हो या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। ठीक है, दोनों के लिए जो है वो कंडीशन सेम है, तो रॉयल्टी मान लीजिए या फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मान लीजिए, दोनों जो है वो कंडीशन सेम है। इसको बताने से पहले जो है, इसको बताने से पहले या तो मैं इसे ही पहले बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सेम कंडीशन है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट से आपको जो है वो रॉयल्टी मिल रहा है, ठीक, अब आप बोलोगे रॉयल्टी का मतलब क्या है, अभी बताता हूँ रॉयल्टी, क्वेश्चन के साथ ही बताते जाऊँगा कि क्या क्या चीज़ जो है उसे रॉयल्टी मानते हैं। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट हो या फिर किसी रेसिडेंट से, किसी इंडियन जो है वो रेसिडेंट से आपको रॉयल्टी मिला हो, या फिर किसी नॉन रेसिडेंट से जो है वो रॉयल्टी मिला हो, सेम कंडीशन है जैसे कि आपका इंटरेस्ट में था, वैसे ही कंडीशन जो है रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के केस में है। अब यहाँ पे भी जो है ये पैसा जो मिलेगा इसे, वो यूज़ करेगा इंडिया में। ठीक है, ये कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं फुलफ़िल होती है, सेटिस्फाई नहीं करता है कंडीशन, तो फिर ये एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। नॉन रेसिडेंट जो है, जैसे यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज़ करता था, बट रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के केस में ये किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करे, बट इंडिया में जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज़ करे, अदर देन बिजनेस प्रोफेशन कहीं भी यूज़ करे, बट इंडिया में जो है वो यूज़ करना चाहिए उस सर्विसेज को। मतलब जो सर्विसेज के अगेंस्ट इसने रॉयल्टी पे कर रहा है, सपोज डैट इसने सॉरी यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है, ये रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के केस में बता रहे थे, बट ये किससे मिलेगा, ये नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी से। ठीक है, पेमेंट तो उसे ही हो रहा है ना, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को जो हम पेमेंट कर रहे हैं, ये रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज दोनों सेम कंडीशन है, इसलिए मैं आपको दोनों को जो एक साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ करें या कहीं भी यूज़ करें, क्या यहाँ पे पैसा तो लोन तो लिया नहीं है, रॉयल्टी किसके अगेंस्ट पे कर रहा है, रॉयल्टी उसने कोई सर्विसेज लिया होगा उसके अगेंस्ट पे कर रहा है, तो उस सर्विसेज को जो है अगर रेसिडेंट ले रहा है तो वो इंडिया में यूज़ करे, अगर यहाँ पे नॉन रेसिडेंट ले रहा है तो भी जो है इंडिया में यूज़ करे, कहीं भी बिजनेस के लिए करे या प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ करे या कहीं भी करे, बट इन केस ऑफ इंटरेस्ट द नॉन रेसिडेंट इज यूज इन बिजनेस प्रोफेशन, but in case of fee for technical services and royalty the non resident use the services in India anywhere। ठीक है, ये कंडीशन दोनों फुलफिल होना चाहिए, उसके बाद जो है ये बन जाएगा एक्रू अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया एज पर सेक्शन 9।
तो जब ये डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया बन जाएगा, इंटरेस्ट और रॉयल्टी हो या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो, मतलब ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है और कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी या तो इंटरेस्ट का इनकम पा रहा है या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पा रहा है या रॉयल्टी पा रहा, ठीक है। रॉयल्टी हो या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है, फिर इंटरेस्ट किसको माना जाएगा यहाँ पे, वो सब क्वेश्चन के साथ जो है हम डिस्कस कर लेंगे। अगर ये कंडीशन है, इसमें से इंटरेस्ट रॉयल्टी जो भी मिलता है उसे, तो वो जो है कंसीडर कर लिया जाएगा डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, और उस पर जो है वो लायबल हो जाएगा नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी इंडिया में टैक्स देने के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले और भी कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या है, देखिए, अब बोलोगे आप, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया हो गया इंटरेस्ट, फिर टैक्स कितना लगेगा, टैक्स क्या रेट लगेगा एक नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को पे करने के लिए। तो इस कंडीशन में जो ये इंटरेस्ट वाला कंडीशन है 915 में, इसमें क्या है, यहाँ पे टैक्स रेट अगर कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे किसी स्पेसिफाइड एंटिटी को अगर उसने दिया हुआ है लोन, उस कंडीशन में देखेंगे हम डिफरेंट टैक्स रेट है। अगर कुछ वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता, वो कंडीशन क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। सपोज दैट अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता और बोला है कि रेसिडेंट ने जो है वो नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट पे किया, ठीक, तो उस केस में जो है वो टैक्स रेट आपको जनरल टैक्स रेट लीजिएगा जो भी एक फॉरेन कंपनी पे लगता है, तो वो जो है वो 40% जो है वो हो जाएगा, ठीक है। 40% का जो है वो टैक्स रेट हम मान के चलेंगे किसी फॉरेन कंपनी है तो। अगर कोई इंडिविजुअल है नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पर जनरल जो है वो स्लैब रेट लगता है, वो लग जाएगा। बट ये सिर्फ तभी है जब वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। कौन सा कंडीशन, कुछ स्पेशल टैक्स रेट दे रखे हैं जो कि सेक्शन 115 में दे रखा है, ठीक है। तो स्पेशल टैक्स रेट कब लगता है इंटरेस्ट के केस में, वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन में कोई पॉइंट आए तो वो भी ना छूटे, ठीक है। और फिर उसके बाद रॉयल्टी पे भी फिर स्पेशल टैक्स रेट होगा कुछ, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए, जैसे अगर हम बात करें स्पेशल टैक्स रेट इंटरेस्ट के केस में, तो उसमें दो कंडीशन बता रखा है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी, ठीक है, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी अगर कोई भी डेट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में पैसा लगाता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में पैसा लगाता है, ठीक, उसके बदले जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में इन्वेस्ट किया, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी दोनों में से कोई भी हो, यहाँ पे जो है इसने इन्वेस्ट किया, इसके बदले जो है इसे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक, इसके बदले जो है इसे इंटरेस्ट मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट किया है इसने। अब ये इंटरेस्ट बताइए, तो आप बोलेंगे कि ये इंटरेस्ट तो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया हो गया, ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो है वो रेसिडेंट है, अभी अभी हमने पहले कंडीशन देखा था, तो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया हो गया, इस पर जो है जो इसको इनकम हो रहा है इंटरेस्ट का उस पर टैक्स लगेगा, ये कंडीशन मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया, उस कंडीशन के हिसाब से जो है ये टैक्स लगेगा, ये तो तय हो गया, ठीक, ये डिसाइड हो गया कि टैक्स लगेगा। अब इसका कोई स्पेशल रेट है क्या, हाँ, तो स्पेशल रेट दिया हुआ है यहाँ पे, बट कंडीशन याद रखिएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड अगर नॉर्मल किसी रेसिडेंट ने इंटरेस्ट पे करता तो उस पर जो है ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता। तो इस केस में क्या होगा, इस इंटरेस्ट पे जो है वो 5% का जो है 5% के रेट से जो है वो टैक्स लगेगा। यहाँ पे कंसेशनल टैक्स का प्रोविज़न है जो कि 115A में दिया हुआ है। ये सारे स्पेशल रेट के जो टैक्स है ना 115A में दिया हुआ 5% से जो है वो टैक्स लगेगा, प्लस हेल्थ एजुकेशन से जो लगना होगा वो लगेगा। अब इस केस में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो है जब इसको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा ना, तो यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी बनती है कि आप जो है वो TDS काटो एट रेट ऑफ 5%, ठीक है, प्लस जो भी हेल्थ एजुकेशन सेस है उसको भी आप ऐड कर लेना यहाँ पे, मतलब 5% का रेट है TDS काटने का, इसमें प्लस कर दो आप 4%, ठीक है, मतलब 5 में आप 4% ऐड करो 5.2%, इतना से जो है वो TDS काटने के बाद इसे पेमेंट कर देगा। TDS ये बताया है अंडर सेक्शन 194 LB में, जब TDS आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको 194 LB सेक्शन में, इसे TDS काटना होता है 5% के रेट से। जनरली TDS इस चैप्टर में जनरली TDS उतना ही करता है ना जितनी उसकी टैक्स की लाइबिलिटी होती है, तो उतने के रेट से जो है हम TDS काट लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर सपोज है क्या होता अगर ये नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी जो है वो सिचुएटेड होता किसी NJA में। NJA क्या है, इस पे हमने डिस्कशन कर रखा था डबल टैक्सेशन रिलीफ में। NJA में अगर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी सिचुएटेड होता, तो ये जो टैक्स TDS डिडक्ट कर रहा है ना, ये 5% की जगह पे क्या होता, NJA का अगर कंडीशंस है, मतलब नॉन रेसिडेंट NR और FC जो है वो नॉन रेसिडेंट होते हैं, जो कि NR और FC जो कि NJA में सिचुएटेड होते हैं, तो उस केस में क्या होता, उस केस में जो TDS का रेट है 5% कट रहा है, ये ना हो के क्या करते 5% प्लस 4% जो हेल्थ एजुकेशन से है, और 30% प्लस 4% जो दोनों में हायर है, तो डेफिनेटली यही हायर होगा, तो ये रेट जो है इस रेट से हम TDS काटते हैं उस पर, अगर सिर्फ तभी जब NJA में सिचुएटेड होता FC और NR, ठीक।
ये कंडीशन है। तो यहाँ पे एक स्पेशल टैक्स रेट की बात कर ली इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला, ये कंडीशन नहीं फुलफिल होता, तो मैंने बताया आपको 40% का जो है वो टैक्स रेट लगाइए आप इंटरेस्ट पे। और भी एक कंडीशन दिया हुआ है, जैसे देखिए, अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है किससे किससे, अगर किसी भी इंडियन कंपनी से, किसी भी जो है वो इंडियन कंपनी से या बिजनेस ट्रस्ट से, ठीक, या बिजनेस ट्रस्ट से अगर इंटरेस्ट मिलता है, बट वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है किस चीज़ पे, कुछ लोन लिया होगा ना, या कुछ पैसा लिया हो, तो वो जो है 3 कंडीशन है। अगर उसने लोन लिया है वो फॉरेन करेंसी में हो, ठीक है, फॉरेन करेंसी में जो है उसने लोन ले रखा है, जिसे हम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज डैट उसने यूएस का बंदा है, तो उससे जो है वो फॉरेन करेंसी डॉलर में जो है वो लोन ले रखा है, और वो जो लोन लिया है वो 30 जून 2023 से जो है वो पहले पहले का होना चाहिए। उसने जो लोन है वो फॉरेन करेंसी में ले रखा हो, बट वो लोन जो है अप टू 30 जून 2023 तक ही उसे ले रखा हो, या फिर लोन लेने का जो है उसने एग्रीमेंट कर रखा हो, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब आप बोलोगे, अगर यहाँ तक, अगर इस डेट तक सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस फॉरेन करेंसी में लोन हो, और 30/6/23 तक जो है वो लोन ले रखा हो या एग्रीमेंट कर रखा हो इस डेट तक लेने के लिए, तो जो है इस पे 5% का रेट जो है वो लग जाएगा टैक्स। ये जो 40% का इंटरेस्ट टैक्स रेट था ना, ये 40% ना लग के 5% का रेट जो है उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अब यहाँ पे कंडीशन ये आता है कि अगर सपोज डेट इस डेट के बाद बोला हो, अगर उसने जो है फॉरेन करेंसी में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किया हो, बट डेट जो है वो 30/6/23 से पहले या 30/6/23 को ना लेके उसके बाद किया हो, तो क्या होगा, उस केस में जो है वो 20% का रेट जो है वो लग जाएगा, ठीक है। 20% का रेट लग जाएगा। यहाँ पे इंडियन कंपनी जब इसे इंटरेस्ट पे करेगा, तो यहाँ पे भी जो है इसे टीडीएस जो है वो काटना होगा अंडर सेक्शन 195 में, ठीक। और 195 में जो है वो टीडीएस का रेट वही होता है, 195 में टीडीएस का रेट वही होता है जो कि उसकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है। मतलब यहाँ पे जो एनआर और फॉरेन कंपनी की जो लाइबिलिटी होगी ना, वो देखिए 195 जो है ना सेक्शन टीडीएस का, वो जनरल टीडीएस सेक्शन है, मतलब जिसके लिए स्पेसिफिक टीडीएस का सेक्शन नहीं दिया होता, वहाँ पे 195 सेक्शन लगता है। और वहाँ उस जनरली उसमें वही रेट होता है, जनरली क्या वही रेट टीडीएस का माना जाता है जितना टैक्स लाइबिलिटी पे करने का रेट है। अगर सपोज डेट यहाँ पे लाइबिलिटी बनती है एनआर और फॉरेन कंपनी की 5% की, तो 195 में 5% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से का रेट जोड़ने के बाद जो भी रेट आएगा वही जो है 195 सेक्शन में जो है टीडीएस के, वो रेट बनेगा टीडीएस काटने का, ठीक है। तो यहाँ पे 20% अगर इस डेट से के बाद करता है, तो 20% जो है उस इंटरेस्ट पे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी बनेगी, उसमें हेल्थ एजुकेशन से जो ऐड होगा वो होगा। ये फर्स्ट कंडीशन था। दूसरा जो है, या तो उसने लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा हो, मतलब इसकी बात कर रहे हैं जो नॉन रेसिडेंट फॉरेन या फॉरेन कंपनी, इसे या तो लोन दे रखा हो फॉरेन करेंसी में, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा हो, या फिर रुपी डिनोमिनेटेड जो है वो बॉन्ड दे रखा हो, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ठीक। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, और ये भी जो है, ये भी दोनों जो है वो 30/6/23 तक ही होना चाहिए या उससे पहले होना चाहिए, ठीक। तो जो है यहाँ पे रेट ये 5% वाला ही अप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है, अगर यहाँ पे रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड की बात करें, तो यहाँ पे एक और डेट दे रखा है। हुआ क्या, मोदी जी अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। मोदी जी का बर्थडे है 17/9 को, मतलब 17 सितंबर को जो है उनका बर्थडे है। 17 सितंबर का बर्थडे जो सेलिब्रेट कर रहे थे 2018 में, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, और खुश होने के बाद उन्होंने बोला कि जो भी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, अगर आपने जो भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में अगर किसी इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट को अगर उसने प्रोवाइड किया, उसके बदले जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट जो है उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, और उसके लिए एक सेक्शन बना दिया उन्होंने। बट ये बोला कि सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में, जो हमारे बर्थडे वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मतलब ये जो 17/9/18 से बोले हैं कि जब भी ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, मतलब 31 मार्च 19 को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जो है जो भी ये इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है इस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, और इसको जो है उन्होंने खुशी खुशी में एग्जेम्प्ट कर दिया लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया 10(4)(c) में। मतलब जिसने इस पीरियड में जो है वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड बाई किया होगा, उसके बदले जो भी फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट अगर इंटरेस्ट पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट से, तो वो इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो है वो मोदी के बर्थडे के बाद और उस फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म होने तक जो है वो उन्होंने खरीदा हुआ था। अब उस फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म हो गया, अब यहाँ के बाद जो है 1 साल, मतलब
1420 से लेके 31 मार्च 2020 तक 1419 से लेके यहीं तो एंड हुआ। 31 मार्च 19 यानी 1 अप्रैल जो है वो 19 से लेके 31 मार्च 20 तक, ठीक है। यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया, मोदी जी खुश नहीं थे, तो क्या हुआ, 1 साल तक उनको जो है फिर खुशी नहीं हुई अपने बर्थडे के बाद। मतलब बर्थडे का फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ, वहाँ से 1 साल तक वो फिर जो है वो खुश नहीं हुए। इस तरीके का कोई भी जो है वो एग्जेम्पशन इन्होंने नहीं दिया, ठीक। अब फिर बोला यहाँ से इन्होंने बोला कि यहाँ से फिर 1 साल जब ख़त्म हो गया तो थोड़ा फिर खुश हुए, बर्थडे नहीं आया बट फिर खुश हुए और बोले कि जो टैक्स रेट यहाँ पे 5% था उसे हम 4% जो है वो कर देते हैं। इंटरेस्ट पे आप 5% के बजाय जो है वो 4% दीजिए, बट ये मैक्सिमम जो है वो 30/6/23 तक ही होगा, क्योंकि यहाँ सारे केस में जो 30/6/23 तक ही है। तो इस कंडीशन में जो है वो 4% का जो है वो टैक्स लगेगा, ठीक है। अब आप देखिए, ये कंडीशन था स्पेशल टैक्स रेट का, 5%, 20%, जो भी केसेस था उसके अगेंस्ट, ठीक है। अगर सपोज दैट इस कंडीशन में से कोई फॉलो नहीं होता, ना इंडियन कंपनी को से इंटरेस्ट मिल रहा है, ना बिजनेस ट्रस्ट से, अगर इनसे मिल भी रहा है तो ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। ना तो उसने फॉरेन करेंसी में लोन लिया, ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ना रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, या फिर है भी तो इस डेट के बाद है, ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन जो है वो नहीं फुलफिल होता, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट वाला जो है वो कंडीशन नहीं फुलफिल होता, तो उस केस में जो है वो क्या है, उस केस में आप नॉर्मल टैक्स रेट लगाइए ना, जो फॉरेन कंपनी पे लगता है 40%। अगर फॉरेन कंपनी को पे कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को पे कर रहे हैं, तो स्लैब रेट के हिसाब से जो है उस पर टैक्स लगेगा। जनरली क्वेश्चन में जो है वो फॉरेन कंपनी ही बोलता है, तो 40% जो है वहाँ पे टैक्स रेट लग जाएगा, ठीक है। अब ये था इंटरेस्ट की बात। अब हम ऐसे ही जो है वो रॉयल्टी के लिए अगर बात करें, ऐसे ही रॉयल्टी के, अब देखिए हम रॉयल्टी की बात करते हैं, ठीक है। रॉयल्टी की बात, अभी तक तो जो इंटरेस्ट की बात की है कि इंटरेस्ट पे जो स्पेशल रेट है, रॉयल्टी पे क्या है, रॉयल्टी पे आपको मैं बता देता हूँ रॉयल्टी के केस में क्या है। जैसे देखिए, रॉयल्टी हो या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो, दोनों जैसे कंडीशन भी दोनों का सेम था, और टैक्स की भी जो बात करेंगे ना, क्या रेट से टैक्स होगा, वो भी जो दोनों का जो है वो सेम है। अगर सपोज डैट कोई भी जैसे रॉयल्टी या फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, ठीक। रॉयल्टी हो या फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो, इस केस में देखेंगे कि क्या जो है, जो भी रॉयल्टी या फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो है, जो फॉरेन कंपनी और एनआर को जो है मिल रहा था, रॉयल्टी और फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इस केस में फॉरेन कंपनी और एनआर का क्या पी जो है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, हमने जो है पढ़ रखा है पहले, डबल टैक्सेशन रिलीफ में क्या होता है अच्छे से। तो पी अगर जो है उसका इंडिया में है, अगर जो है उसका पी इंडिया में है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, तो यहाँ पे जो है उसे नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। नॉर्मल जो है वो टैक्स रेट लगेगा, जैसे लगता है एक फॉरेन कंपनी पे 40% टैक्स रेट। जैसे जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, यहाँ पे हमारा सेल्स हो गया, जो भी एक्सपेंसेस दिखाते हैं, जो भी प्रॉफिट आता है, इस पे नॉर्मल टैक्स रेट हम लगाते हैं। बट एक बात का ध्यान रखेंगे, इस केस में जो है वो एक्सपेंसेस का जो है, एक्सपेंसेस अगर कोई है, इस पे एक्सपेंसेस यहाँ पे दिखाना चाहते हैं डेबिट में, तो होली और एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ द परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ही होना चाहिए। जैसे हेड ऑफिस का अगर कोई एक्सपेंसेस है, वो यहाँ पे आप नहीं दिखा सकते हो। जो भी एक्सपेंसेस हुआ हो होली, मतलब स्पेसिफिकली जो है पी के लिए हुआ हो, ठीक। सपोज डैट अगर पी इंडिया में नहीं हो तो क्या करेंगे, अगर पी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया में नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम यहाँ पे जो है 115 बोलता है, सेक्शन 115 जो स्पेशल टैक्स रेट की बात करता है, कहता है अगर पी नहीं है तो आप 10% का जो है वो टैक्स रेट लगा लो, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के केस में। बट क्वेश्चन में बोल देगा रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, उसके साथ एक और कंडीशन देखना होता है। क्या देखना होता है, जैसे मान लीजिए फॉरेन कंपनी को जो रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिल रहा है वो इंडिया से ही तो मिल रहा है, ठीक है। जैसे यही कंडीशन होगा, या तो गवर्नमेंट से मिले, रेसिडेंट से मिले, या नॉन रेसिडेंट से मिले, और कंडीशन जो है वो बिजनेस प्रोफेशन का और यूज इन इंडिया फुलफिल होना चाहिए। उस केस में मान लेते हैं हम कंडीशन जो है फुलफिल हो रहा है और डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया बन रहा है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए जो भी है ना फॉरेन और एनआर और जो इंडियन या रेसिडेंट हो, गवर्नमेंट हो, जो भी हो, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक एग्रीमेंट इंटर होना चाहिए रॉयल्टी से रिलेटेड, और वो एग्रीमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर अप्रूव्ड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उस पे जो है 115 का जो ये कंडीशन जो है वो ये कंडीशन नहीं लगेगा, और ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो उस केस में 10% टैक्स रेट नहीं लगेगा। नॉर्मल टैक्स रेट हम लगा देंगे, फॉरेन कंपनी है तो 40% का टैक्स रेट लगा देंगे उस पर, जितना लगता है, ठीक है। तो ये रॉयल्टी से रिलेटेड था। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो 10% टैक्स लगा देंगे। कंडीशन क्या है, रॉयल्टी हो, एग्रीमेंट हो, अप्रूव्ड हो एग्रीमेंट,
ठीक है, पी नहीं होना चाहिए, पी नहीं होना चाहिए इंडिया में, यहाँ पे पी नॉट इन इंडिया, ठीक है, पी नहीं है इंडिया में। तो इंटरेस्ट और रॉयल्टी का दोनों का हमने जो स्पेशल टैक्स रेट था वो देख लिया, ठीक है। अब जो है वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन में क्या था। देखिए क्वेश्चन यही बोल रहा था, क्वेश्चन कि एक इंडियन कंपनी है जो कि बी लिमिटेड है। अब इंडियन कंपनी टेक्निकल नो हाउ जो है इसे रिसीव हो रहा है, ठीक है, टेक्निकल नो हाउ यानी इसे जो है फी फॉर टेक्निकल। अब बी लिमिटेड क्या करेगा, इस टेक्निकल नो हाउ के बदले जो है वो फीस देगा, उसे हम मानेंगे फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जो कि एफटीएस के नाम से हम शॉर्टकट में जान रहे थे। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज सेम कंडीशन वही होता है जो रॉयल्टी पे होता है, तो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अब यहाँ पे कंसिडरेशन जो है वो उसने दिया है, वो कंसिडरेशन में क्या दे रहा है, पैसा ना देके उसने कंसिडरेशन में 8% का डिवेंचर दे दिया है, जिसकी वैल्यू जो है 40 लाख रुपीज़ है, ठीक। और उसने वो डिवेंचर दिया है 1 जुलाई 2022 को। तो अब ये कंसिडरेशन के बदले डिवेंचर दे दिया, आर लिमिटेड के हाथ में डिवेंचर आ गया। डिवेंचर आ गया, कोई भी डिवेंचर होल्डर है तो उस पर इंटरेस्ट पाएगा ही पाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के केस में। और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के केस में अभी हमने देखा कि क्या उसका पी जो है वो इंडिया में है या नहीं है। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि पी जो है वो इंडिया में है, ठीक है। तो मान लेंगे पी जो है वो इंडिया में नहीं है और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का केस है, मतलब 10% का जो है स्पेशल टैक्स रेट लगेगा। बट उसके साथ एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए था ना, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए था, और वो एग्रीमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए था। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बोथ कंपनी एंटर इनटू एग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हेंस द कंडीशंस इज सेटिस्फाई, हेंस द टैक्स रेट इज एप्लीकेबल, दैट इज 10%, ठीक है। तो इस केस में 10% का टैक्स रेट लग जाएगा, 10% का टैक्स रेट लग जाएगा 40 लाख रुपीज़ पे, जो कि फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है। लेकिन अब यहाँ पे जो है, क्योंकि ये डिवेंचर होल्डर बन गया, तो अभी डिवेंचर होल्डर बनने की वजह से यहाँ पे इसे इंटरेस्ट का भी पेमेंट, इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो हमने इंटरेस्ट का भी कंडीशन देख रखा है। तो अब इंटरेस्ट का कंडीशन याद करिए, इंटरेस्ट किसी भी गवर्नमेंट से मिले, नॉन रेसिडेंट से मिले या रेसिडेंट से मिले, ठीक है। रेसिडेंट से मिलेगा तो कहीं भी इंडिया में यूज़ होना चाहिए, अगर नॉन रेसिडेंट को मिलता है किसी अदर नॉन रेसिडेंट से, तो बिजनेस प्रोफेशन वाली जो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ये वाला। चलिए अब यहाँ पे इंटरेस्ट इसको मिला, ठीक है। अब इंटरेस्ट में क्या ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रहा है क्या, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से। क्वेश्चन में बोला गया वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। तो ये कंडीशन फुलफिल हुआ नहीं। क्या वो इंडियन कंपनी है, बिल्कुल इंडियन कंपनी से उससे जो है वो मिल रहा है। बिजनेस ट्रस्ट नहीं है, बट उसने क्या किया, कोई फॉरेन करेंसी में लोन लिया है क्या, उसके बदले इंटरेस्ट दे रहा है क्या, नहीं। फॉरेन करेंसी में क्या कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड है क्या, नहीं। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है क्या, नहीं। वो तो कंसिडरेशन के बदले में जो है उससे क्या किया था, 40 लाख का जो है डिवेंचर दे दिया था। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो लोन होता है ना, उसमें लोन, डिवेंचर, बॉन्ड सारे कवर हो जाते हैं। डिवेंचर भी बोलता है क्वेश्चन में, तो भी जो है आप उसको एज अ डेप्ट मानिए, लोन ही मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिवेंचर तो इसने दिया है, बट एज अ कंसिडरेशन पे किया है। आर लिमिटेड ने कोई जो है इसे लोन प्रोवाइड नहीं किया, इसने सर्विसेज दिया और उसके बदले जो है इसने जो है वो डिवेंचर इशू किया। और उसमें भी जो है डिवेंचर जो यहाँ पे अगर इशू करता तो वो भी फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, यहाँ पे तो फॉरेन करेंसी में भी नहीं है, वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। इट मीन्स डैट कि इसका मतलब जो है वो टैक्स रेट जो है स्पेशल टैक्स रेट 115 वाला अप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर स्पेशल टैक्स रेट अप्लीकेबल ना हो तो उस केस में क्या करिएगा आप, जनरल अगर कंपनी है फॉरेन कंपनी है, तो 40% का टैक्स रेट लगाइएगा। तो इस पे जो है वो 40% का टैक्स रेट आ जाएगा। 40 लाख पे 1% जो इंटरेस्ट आएगा, जितने महीने मंथ बचते हैं एक साथ के बाद, ठीक है, उतने महीने का हम इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, और उस इंटरेस्ट पे जो है वो 40% पे के रेट से टैक्स लगाएंगे, ठीक। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट जो है वो बी लिमिटेड, आर लिमिटेड को सर्विस चार्ज दे रहा है, किसके बदले, इसने जो है वो लीज पे प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। लीज पे प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, उसके बदले जो सर्विसेज चार्ज दे रहा है उसे हम रॉयल्टी मानेंगे। क्यों रॉयल्टी मानेंगे, हम आपको आगे डिस्कशन करके बता देंगे कि क्यों जो है वो रॉयल्टी मानते हैं। रॉयल्टी में बहुत सारी चीज़ों को बताया हुआ है, कंडीशन बताया हुआ है किस किस चीज़ को जो है रॉयल्टी मानते हैं। इस क्वेश्चन में बस मान के चलिए जो सर्विसेज चार्ज दे रहा है ना, सर्विस चार्ज के रूप में, वो जो है वो रॉयल्टी है। तो 500 लैक्स की वैल्यू है, बोल रहा है 2.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उसको सर्विस चार्ज पे कर रहा है। सर्विस चार्ज भूल जाइए, आप ये मानिए रॉयल्टी पे कर रहा है। तो रॉयल्टी पे हमने आपको कंडीशन बताया था कि अगर रॉयल्टी, अगर अगर जो फॉरेन कंपनी है, यहाँ पे आर लिमिटेड जो फॉरेन कंपनी है, इसका कोई पी है क्या इंडिया में, ठीक है, इसका कोई पी है क्या इंडिया में, जैसे रॉयल्टी वाला हमने कंडीशन बताया था ना अभी आपको, ये देखिए, रॉयल्टी हो या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो, कोई बोला क्या क्वेश्चन में पी है, पी होता तो हम 10% का रेट लगाते हैं, यहाँ पे पी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो बताइए यहाँ पे 10% पी इंडिया में जो है बोला है क्या है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो मान लेंगे कि पी नहीं है इंडिया में। और यहाँ पे जो है वो एग्रीमेंट हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है, आर लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन में, ठीक है। आर लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे जो है 115 का स्पेशल टैक्स रेट लग जाएगा, 10% जो है वो टैक्स लग जाएगा इस पर, ठीक है। अगर मान लीजिए 10% का टैक्स रेट नहीं लगता और रॉयल्टी होता, और या फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज होता, तो 40% लगा देते हैं नॉर्मल जो टैक्स रेट चलता है फॉरेन कंपनी के लिए। अब देखिए
ये केस देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जी लिमिटेड, बी लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे जी लिमिटेड है, ध्यान से देखिए, जी लिमिटेड और आर लिमिटेड, फॉरेन कंपनी तो वही है, लेकिन इंडिया में दूसरी कंपनी का क्या किया है, इसने डेट जो है वो बाई किया है, अनलिस्टेड डिवेंचर बाई किया है, अनलिस्टेड डिवेंचर बाई किया है, अनलिस्टेड अनलिस्टेड अनलिस्टेड, क्यों इम्फेसिस दे रहा है अनलिस्टेड पे, अभी मैं आपको बताता हूँ। अनलिस्टेड डिवेंचर बाई किया है, अब उसने क्या किया, कुछ दिन बाद जो है उसे सेल कर दिया, तो जानते ही हैं जो भी सिक्योरिटी अगर हम सेल करते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, हमें लॉस भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसे हुआ है, पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 1 ईयर होगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया इसे 1.9 लाख रुपीज़ का। ठीक है, 1.9 लाख रुपीज़ का मान लेते हैं हम, इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, जिस तरीके से कंप्यूट करना होगा इसने करके निकाल के दिया हुआ है। अब इस पे कौन सा, ये भी तो एक नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी है, इस पे कौन सा टैक्स रेट अप्लाई करे। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल गेन का तो अभी हमने कोई कॉन्सेप्ट की कोई प्रोविजन ही नहीं बात किया कि कैपिटल गेन के केस में कौन कितना जो है वो टैक्स रेट जो है हम लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे अनलिस्टेड ये बॉन्ड खरीदा, यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा रेफरेंस लेना होगा, सेक्शन जो है वो 48 कैपिटल गेन का, ठीक, और 48 का एक फर्स्ट प्रोविजो है, उसका रेफरेंस लेना होगा। ठीक, सेक्शन 112 और 112 ए, इन तीनों सेक्शन को लिंक करने के बाद जो है ये पॉइंट समझ में आएगा कि इस पर क्या क्या जो है वो टैक्स रेट होना चाहिए, कितना जो है वो टैक्स रेट लगना चाहिए। तो मैं बताता हूँ आपको कितना टैक्स रेट लगना चाहिए। तो देखिए, इस केस में जैसे 48 फर्स्ट प्रोविजो और 112 ए क्या बोलता है, देखिए, अगर सेक्शन 48 जो है वो कैपिटल गेन चैप्टर का है, ठीक है, उसमें क्या बोलता है, कैपिटल गेन में जो है वो बोलता है 48 बताता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, कैसे जो है हमें कंप्यूट करना चाहिए कैपिटल गेन, वो चीज़ जो है वो बताता है सेक्शन 48। अब सेक्शन 48 का फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है, फर्स्ट प्रोविजो अगर हम देखें, ठीक है, तीन चीज़ हमें यहाँ पे जो है वो लिंक करना है, एक तो 112 ए, सेक्शन 112, ठीक, सेक्शन 112 फर्स्ट प्रोविजो जो है 48 का, और सेक्शन 48 जो है वो कैपिटल गेन कंप्यूट करने का तरीका बताता है। फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है कि सपोज डेट एक कोई जो है वो नॉन रेसिडेंट है, इस नॉन रेसिडेंट ने क्या किया, मान लेते हैं ये यूएस का नॉन रेसिडेंट है या कोई फॉरेन कंपनी है, इसके पास जो है वो डॉलर था, इसने क्या किया, डॉलर का यूज़ करके इसने किसी इंडियन कंपनी का जो है वो शेयर बाई कर लिया। ठीक है, वो बाई किया इंडियन कंपनी का जो है वो शेयर। अब क्या किया, कुछ दिन तक इस शेयर को यूज़ किया, रखा रहा, यूज़ क्या करेगा, रखा रहा, और इसके बाद क्या किया, इस शेयर को जो है कुछ दिन बाद उसने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया मतलब सेल कर दिया उस शेयर को। अब सेल किया तो इसे जो है वो कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, मान लीजिए इससे जो वो कैपिटल गेन हुआ। अब कैपिटल गेन निकालते कैसे, देखिए, जैसे हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सेल्स लेते हैं, जो कि कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन कुछ भी आ सकता है, ठीक, कंसिडरेशन हो, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं, ठीक, फिर कोई ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हो वो माइनस करते हैं, हमें आ जाता है कैपिटल गेन। ठीक, यहाँ पे आ जाता है कैपिटल गेन। बट फर्स्ट प्रोविज़ो क्या बोलता है, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है और या फिर कोई नॉन रेसिडेंट है, इसने क्या किया, डॉलर में खरीदा था इंडियन कंपनी का कोई शेयर और उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। अब क्या करिए, फर्स्ट प्रोविज़ो बोलता है, अब इसके पीछे लॉजिक है, फर्स्ट प्रोविज़ो बनाने के पीछे लॉजिक है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकते, बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। लॉजिक क्या, मैं आपको अलग से कोई वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, बोला, फर्स्ट प्रोविज़ो कहता है कि आप ये जो वैल्यू आप कैपिटल गेन निकाल रहे हैं ना, ये रुपये में ना निकाल के आप क्या करो, इसे फॉरेन करेंसी में निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे रुपये में ना निकाल के फॉरेन करेंसी में, डॉलर में ही निकाल दो। चलो, कैपिटल गेन जो है वो डॉलर में निकाल दो। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लीजिए रुपये में जितना सेल किया, सपोज डैट 10 लाख में हमने सेल किया उस शेयर्स को, तो 10 लाख को क्या करते हैं हम, 10 लाख को जो है वो TTBR और TTSR के रेट से जो है हम उसका यूज़ करके उसे कन्वर्ट करते हैं। तो सेल को क्या करते हैं हम, जो भी डेट ऑफ ट्रांसफ़र है ना, डेट ऑफ ट्रांसफ़र के डेट का जो भी TTSR होगा या फिर और TT जो है वो BR है, ठीक है, दोनों का एवरेज करके रेट यूज़ करते हैं और उससे कन्वर्ट करके जो है हम फॉरेन करेंसी में ये निकाल लेते हैं। ठीक, फिर ऐसे ही क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में डेट ऑफ जो भी एक्विजिशन का जो डेट होता है, उस एक्विजिशन का डेट पे TTSR प्लस TTBR, TTSR TTBR क्या होता है, TT का फिर ट्रांसफर बाइंग डेट और सेलिंग डेट, इन दोनों के एवरेज रेट से जो कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे था, उस रेट को निकालने के बाद जो एवरेज रेट आएगा उसको कन्वर्ट करते हैं, जो भी जितना भी हमारा कॉस्ट होगा रुपीज़ में उसको कन्वर्ट कर देंगे फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में हमारा कॉस्ट मिल जाएगा, सेल मिल गया, कॉस्ट मिल गया। ऐसे ही ट्रांसफर एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, ट्रांसफर वाले डेट पे जो यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांसफर पे जो TTSR TTBR था उसके एवरेज रेट से इसको भी जो है हम कन्वर्ट करेंगे और ट्रांसफर एक्सपेंसेस यहाँ से लेस करेंगे, हमारा कैपिटल गेन आएगा। अब जो कैपिटल गेन आएगा ना वो डॉलर में आएगा, फॉरेन करेंसी में। यही बोलता है फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 48। ठीक, आप इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट करिए, मतलब कन्वर्ट करके जो है वो निकालिए। बट यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट प्रोविजो में ये अप्लीकेबल नहीं होता, नॉट अप्लीकेबल होता। अगर आप 112A
एप्लीकेबल हो गया ना। अब 112A क्या होता है, याद करिए 112A कैपिटल गेन में आप पढ़े ही होंगे। 112A लिस्टेड इक्विटी शेयर, या फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड, या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर इसका जो है आपने यूनिट ले रखा हो या फिर लिस्टेड कोई शेयर ले रखा हो, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, उस पर जो भी गेन आता है उस पर 112A जो है वो अप्लाई होता है, जहाँ पे आपको 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है कैपिटल गेन, और उसके ऊपर जो है वो 10% से टैक्स पे करना होता है। तो अगर 112A का केस है तो वहाँ पे फर्स्ट प्रोविजो आप जो है वो भूल जाइए, मतलब जो ये चीज़ है जो फॉरेन करेंसी में आप निकाल रहे हैं उसको भूल जाइए, और फर्स्ट प्रोविजो वहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक, ये तो बात बोलता है। अब यहाँ पे सपोज दैट 112A का केस नहीं था, ठीक है, क्या हुआ, कैपिटल गेन हुआ सिक्योरिटी पे, 112A में फॉल नहीं कर रहा था, हो सकता है कैसे 112A में नहीं फॉल करेगा और सिक्योरिटी का कैपिटल गेन, हमें जो है वो डिवेंचर पे हो गया गेन। सपोज दैट हमने डिवेंचर खरीदा, डिवेंचर पे गेन हो गया, ठीक है। तो डिवेंचर के लिए तो कहीं बोला नहीं, लिस्टेड इक्विटी शेयर बोला है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोला है, और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बोला है। इनके अलावा हमने तो डिवेंचर बाई किया है, डिवेंचर बाई किया, इस पर 112 अप्लाई होगा नहीं, तो 112 नहीं अप्लीकेबल हुआ। चलिए मान लेते हैं हम फर्स्ट प्रोविजो हमारे क्वेश्चन में जो था ना, क्वेश्चन में जो डिवेंचर खरीदा था इस पर नहीं अप्लीकेबल हुआ, फर्स्ट प्रोविजो नहीं अप्लाई होगा, आप ऐसा बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 112A जो है वो नहीं अप्लाई होगा क्योंकि ये डिवेंचर का केस है, ठीक है। 112A नहीं अप्लाई हुआ तो फर्स्ट प्रोविजो तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना। 112A अप्लाई होगा तब फर्स्ट प्रोविजो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे 112A अप्लाई हुआ नहीं, तो ठीक है हम फर्स्ट प्रोविजो को अप्लाई कर दें इस क्वेश्चन में। बिल्कुल आप फर्स्ट प्रोविजो को जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट एक और सेक्शन आ जाता है जो कि 112 है, वो क्या बोलता है उसको समझ लीजिए, उसके बाद बताइए आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजो जो है अप्लाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रोविजो, हाँ फर्स्ट प्रोविजो, अब देखिए यहाँ पे 112A क्या बोलता है। 112A की अगर बात करें तो 112 क्या बोलता है वो देखिए। सेक्शन 112 बताता है टैक्स ऑन LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्या टैक्स रेट होगा, उसकी बात करता है 112A। कैसे निकालेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स, तो बोलता है जो भी LTCG है उस पर नॉर्मल जो है, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20% के रेट से उस पर टैक्स लगेगा, मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो 20% लगाइए आप। या फिर अगर 112A का केस हो तो 112A का केस हो तो उस पर 10%, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट हो उस पर लगाइए, ठीक है। या फिर कोई भी जो है वो लिस्टेड, अगर ये तो 112A बोलता है तो इसको यहाँ से हटाइए, 112 की हम बात कर रहे हैं सिर्फ। अगर 112 बोलता है कि कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी हो जो कि 112 के अलावा, जैसे कि एग्जांपल में हम डिवेंचर की बात करें, जैसे डिवेंचर है ये इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट नहीं है, ना बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, ना कि लिस्टेड इक्विटी शेयर है, ये डिवेंचर है। सपोज दैट ये लिस्टेड डिवेंचर है, इस पे जो है आप लगा सकते हैं, 112 बोलता है इस पे क्या करिए आप नॉर्मल रेट का जो है वो टैक्स 20% लगाइए, और जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट छोड़िए, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है छोड़ो, और जब छोड़ोगे इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो हम 10% से टैक्स लगाएंगे, और जो इन दोनों में जो भी लोअर आएगा उसको आप कंसीडर कर लो, तो यही लोअर है 10%। यहाँ पे हम नॉर्मल रेट लगाएंगे 20% से ज़्यादा टैक्स आएगा, 10% लगाएंगे तो कम आएगा, तो लोअर तो ऑब्वियस सी बात है कि 10% आएगा, बट हो सकता है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट छोड़ने की वजह से जो है लोअर लाइबिलिटी 20% के से आ रहा हो, तो ठीक है जो भी लोअर आएगा ना लाइबिलिटी उसको हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक। और 112 क्या बोलता है, पहले ही 2 बात बोल दिया, तीसरी बात जो है 112 बोलता है कि जो नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी है ना, अगर नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है और इनको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, अगर इन्हें जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किसी अनलिस्टेड सिक्योरिटी से या अनलिस्टेड शेयर से, लिस्टेड की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी से जो कि अनलिस्टेड सिक्योरिटी से। तो हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसा बात बोला था क्या, अनलिस्टेड, यहाँ पे डिवेंचर बोला था, डिवेंचर सिक्योरिटी है और अनलिस्टेड है ये डिवेंचर, मतलब अनलिस्टेड सिक्योरिटी से अगर होता है तो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन फुलफिल कर रहा है, हो रहा है अनलिस्टेड सिक्योरिटी से उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो क्या होगा, तो बोलता है कि इस केस में क्या होगा, जो यहाँ पे विदाउट इंडेक्सेशन आप 10% लगा रहे हो ना टैक्स, और आप यहाँ पे एक बार नॉर्मल चेक कर रहे हो जो दोनों में से लोअर है वो ले रहे हो, यहाँ पे दोनों में जो ऑप्शन दिया है, इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आप छोड़िए और सीधा सीधा जो है वो 10% से जो है वो टैक्स लगाइए, ठीक है। तो 10% से टैक्स लगाइए, तो आप बोलोगे कि ठीक है 10% से टैक्स लगाइए, ये तो यही बात बोल रहा है ना कि कितने परसेंट से टैक्स लगाना है, बट फर्स्ट प्रोविजो तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं ना, जो फर्स्ट प्रोविजो सेक्शन 48 था, जो कन्वर्जन वाला फर्स्ट प्रोविजो था, ये TTSR TTBR वाला, तो देखिए अब यहाँ पे लगाएंगे कि नहीं, एक बात और सुन लीजिए उसके बाद डिसाइड करिएगा। बोलता है कि जब ये केस हो 112A बोलता हो कि जब ये वाला केस है नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी पे जिसपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अनलिस्टेड अगर सिक्योरिटी है तो 10% के रेट से ही टैक्स लगाएंगे, अगर ये आप 10% का रेट से टैक्स लगा रहे हो ये कंडीशन है, तो उस केस में आप फर्स्ट प्रोविजो और सेकेंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 48 जो है वो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा था इस क्वेश्चन में, बट सिर्फ और सिर्फ 112 ने, सेक्शन 112 ने जो है वो फर्स्ट प्रोविजो लगाने से रोक दिया।
ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है रोक दिया, तो बताइए यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1.9 लाख का, उस पर टैक्स कितना लगेगा? तो उस पर तो अब हम इसी चीज़ को, इसी कंडीशन को तो फुलफिल कर रहे हैं जिसकी वजह से फर्स्ट फ्लोर जो रुक रहा है। तो इस कंडीशन ने खुद ही बताया कि 10% का जो है आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगाओगे, तो 10% का जो है यहाँ पे 1.9 लाख पे टैक्स लग जाएगा। ये सारा सेक्शन जो है एकदम जितना लिंक्ड सेक्शन थे यहाँ पे, वो पूरे सेक्शन को जितने भी लिंक्ड सेक्शन थे मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो बिल्कुल हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम टोटल इनकम निकाल लेते हैं, फिर जो है वो कितना टैक्स लायबिलिटी बनेगा, क्योंकि दोनों पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, कंप्यूट द टोटल इनकम और उसकी जो है आर लिमिटेड की क्या लायबिलिटी होगी वो बताइए। मैंने सारे केस में डिस्कशन कर लिया क्या क्या रेट अप्लाई होगा, तो रेट पता ही चल गया, आप टोटल इनकम भी निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो पहले हम टोटल इनकम ही निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 1 टोटल इनकम की बात करेगा तो देखिए, सबसे पहले आप मैं यहाँ पे देखिए, इसे जो है 40 लाख का फी फॉर रॉयल्टी मिल रहा है। ठीक है, तो इसे रॉयल्टी इनकम हो रहा है एक, तो यहाँ पे आप राइटिंग बिल्कुल मेरा गंदा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि फास्ट हम कर रहे हैं। रॉयल्टी इनकम हुआ इसे कितने का, 40 लाख रुपीज़ का जो है इसे रॉयल्टी इनकम। ठीक है, रॉयल्टी इनकम नहीं, सॉरी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, क्योंकि टेक्निकल नो हाउ ले रहा है उसके बदले कंसिडरेशन दे रहा है। तो यहाँ पे 40 लाख जो है 40 लाख कंसिडर करेंगे, 40 लैक्स। ठीक, फिर जो है जो कंसिडरेशन के बदले इसने डिवेंचर दिया है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी तो होगा आर लिमिटेड को, और ये टोटल इनकम हम किसका निकाल रहे हैं, आर लिमिटेड का। ठीक है, तो इसे जो है वो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 40 लाख रुपीज़ का था, जिस पे 8% अगर आप निकालो, कितने महीने के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ के लिए। ठीक है, 9 मंथ के लिए आप निकालो, तो इस पर इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 2,40,000 रुपीज़ का जो है वो इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, ये रॉयल्टी नहीं, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का इनकम था। ठीक है, बी कंडीशन में देखते हैं, सर्विसेज चार्ज 2.5%, 500 लाख रुपीज़ का, 500 लाख का 2.5% निकालेंगे तो 12,50,000 रुपये, ये जो है वो रॉयल्टी का इनकम है। तो रॉयल्टी का इनकम कितना हुआ, रॉयल्टी का इनकम हो गया आपका 12,50,000 रुपीज़। ठीक, फिर देखिए जी लिमिटेड को जो अनलिस्टेड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो यहाँ पे इससे हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अनलिस्टेड शेयर, कितना हुआ है 1.9 लाख। ठीक है, 1.9 लाख का जो है वो सी हो गया। इससे अगर हम ऐड करें 40 लाख, 2,40,000, 1250 प्लस 1,90,000, ये आ जाता है 56,80,000, ये आ गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम GTI। हम टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो हम बोले थे क्या क्या रेट जो है वो लगेगा किस केस में, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी पे जो है वो सेम टैक्स रेट लगता है। अगर 115 एप्लीकेबल हो रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे 115 एप्लीकेबल हो रहा है, उस पर 10% का टैक्स रेट लगाएं, तो यहाँ पे जो है वो 4 लाख रुपये का जो है वो टैक्स आ जाएगा। ठीक, इंटरेस्ट पे हमने बात किया था, इंटरेस्ट पे क्या यहाँ पे कौन सा लगेगा, क्या 115 एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे। इंटरेस्ट देखिए 115 वाला कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है, ना तो किसी बिजनेस ना किसी बिजनेस को और ट्रस्ट को दिया है, इंडियन कंपनी से जो इंटरेस्ट हो रहा है बट जो है वो फॉरेन करेंसी में नहीं हो रहा है, वो कंडीशन जो फुलफिल नहीं कर रहा है स्पेशल रेट वाला, तो यहाँ पे 115A वाला नहीं फॉलो होगा। तो उस कंडीशन में मैंने आपको बोला है कि नॉर्मल क्या होगा, 40% का जो है वो टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो 40% आप निकाल लीजिए, 2,40,000 का 40%, तो ये आ जाएगा 96,000। ठीक है, 96,000। फिर अगर हम बात करें ये रॉयल्टी इनकम पे, तो रॉयल्टी इनकम पे जो है रॉयल्टी इनकम पे कंडीशन जो है फुलफिल हो रहा था, उसका पी इंडिया में नहीं था, इस पर भी जो है 115A, क्योंकि याद रखिए यहाँ पे FTS पे अप्लाई हुआ है तो रॉयल्टी पे अप्लाई होगा ही हो, 10% यहाँ पे लग जाएगा, तो 1,25,000 रुपये जो है वो ये आ गया, 1,25,000 रुपीज़ इस पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अभी पूरा डिस्कशन हुआ, 10% इस पे टैक्स लगेगा 19,000। टोटल टैक्स लायबिलिटी आपका आ जाएगा 6,40,000। इसमें आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करिए, 4%, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 665,600, ये रहा टैक्स लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब जो है हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो है, एक और क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। ये क्या है, एक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से मिस्टर बी है जो कि नॉन रेजिडेंट है। ठीक, इसने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को जो है उसने लोन दिया, इससे जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट अर्न करने के लिए जो है उसे खर्चा हो गया 15,000 रुपये का। ठीक है, तो आप याद करिए जो इंटरेस्ट इस पे कर रहा है बी के लिए,
तो वो देखेंगे कि डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया बन ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेसिडेंट से हो, नॉन रेसिडेंट से हो या फिर गवर्नमेंट से हो, इंटरेस्ट मिल रहा है, डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया हो जाएगा। इस पे मैंने आपको एक कंडीशन भी बताया था कि कब कब जो है वो स्पेशल टैक्स रेट लगता है। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन आपको याद हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड को कोई भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी अगर उससे इंटरेस्ट अर्न करती है तो उस पर 5% का जो है स्पेशल टैक्स रेट लगता है, ठीक है। और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड यानी जो पेमेंट करेगा इंटरेस्ट का, उसकी लाइबिलिटी भी होती है। यहाँ पे बताया था आपको 194 LB में, जिसको 5% प्लस 4% हेल्थ एजुकेशन से 4% का उतने रेट से जो है TDS काटना पड़ता है। अगर वो नॉन जुरिडिक्शनल एरिया में NJA में है तो वहाँ पे 5% प्लस 4%, 30 प्लस 4% दोनों में जो हायर हो वो रेट जो है हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन सिर्फ सेम वही है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से जो है इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। तो स्पेशल टैक्स रेट 5% के रेट से जो टैक्स हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट जो भी इनकम हो रहा है 5% वहाँ पे, प्लस हेल्थ एजुकेशन से जो है 4% के रेट से जो ऐड करना होगा वो ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन पूरा पढ़िए। एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड ऑफ बोथ नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, मतलब बोल रहा है इसके हाथ में क्या क्या टैक्स की लायबिलिटी है और मिस्टर बी के हाथ में क्या टैक्स की लायबिलिटी है, बताइए। अगर ये दोनों सिचुएशन हुए तो मिस्टर बी अगर रिसाइड करता है नॉन NJA में, मतलब बी अगर NJA में है, तो अभी आपको मैंने बताया NJA में तो क्या करेगा, इसकी लाइबिलिटी तो हो जाएगी 5% प्लस 4% और 30% प्लस 4% विच एवर इज हायर द रेट इज अप्लाई, ठीक है। तो वो कौन सा रेट अप्लाई होगा, हायर वाला रेट जो है वो अप्लाई होगा। यहाँ 30 प्लस 4% जो है वो लाइबल हो जाएगा TDS काटने के लिए, अगर ये NJA वाला केस है, ठीक है। और इस पे तो जो है वो इंटरेस्ट का रेट जो है, इंटरेस्ट पे इनकम कितनी इस जो हो रहा है उस पर टैक्स कितना लगेगा, 5% के रेट से जो है वो टैक्स लगेगा। अगर सपोज डेट NJA में नहीं है, मतलब नॉर्मल है, इसने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया, तो 5% से TDS काटेगा, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी भी जो है वो 5% प्लस हेल्थ एजुकेशन से 4% के रेट से जो है वो लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि ये कंडीशन जो है यही फुलफिल कर रहा है। इस 115B में जो है 115A में जो है वो फॉल कर रहा है, तो इसलिए स्पेशल टैक्स रेट इस पर लग जाएगा। कह रहा है कि आपके आंसर में जो है वो चेंजेस हो जाएगा क्या, अगर बी रिसीव करता है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम इंडियन कंपनी, ओ अगर बी लिमिटेड जो है वो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज लेता है, मतलब बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, बी जो है वो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव करता है, तो उस केस में जो है वो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल आंसर चेंज हो जाएगा। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के केस में आपको बताया है कि रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के केस में 115A में फॉल करेगा, अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है। याद करिए इंडिया में पी है क्या, इंडिया में पी है तो कुछ और कंडीशन, इंडिया में पी है नहीं है तो कुछ और कंडीशन। अगर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है तो उस केस में क्या होता था, वहाँ भी जो है वो स्पेशल 115A लगता था, और 115A में क्या बोला था कि 10% प्लस 4% हेल्थ एजुकेशन से जो हम ऐड कर लेंगे। आपको कंडीशन मैंने बताया था, आपको दिखा रहा है कंडीशन, देखिए जो ये कंडीशन था ना, अगर रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के केस में, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है, बोला नहीं है कि फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है। बट एक बात साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि वहाँ पे एक एग्रीमेंट करना होता था, ठीक है, फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट और इंडियन कंपनी के बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो एग्रीमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। वो दोनों कंडीशन जो है वो अगर फुलफिल होता है तो ही जो है हम ये जो है 115 का जो है वो रेट जो है वो अप्लीकेबल। तो यहाँ पे जो है वो 10%, उसमें 4% का हेल्थ एजुकेशन से साइड करिए, उतने से जो है इसकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में इतना है। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए एक इंडियन कंपनी है, एक सी लिमिटेड है जो कि फॉरेन की कंपनी है, ठीक है, सी लिमिटेड फॉरेन की कंपनी है। यहाँ पे वो डिविडेंड रिसीव कर रहा है, 12,50,000 का डिविडेंड पा रहा है इंडियन कंपनी से। तो डिविडेंड का तो कोई हमने केस ही नहीं देखा, अभी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा कि डिविडेंड के केस में कितना टैक्स रेट है। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं क्या है। देखिए जब भी डिविडेंड हो ना, डिविडेंड के केस में ना आँख बंद कर लीजिएगा, और उस पर जब भी डिविडेंड रिसीव होता है किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को, तो उस पर जो है वो 20% का रेट जो है वो अप्लाई हो जाएगा, 20% रेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिए, ये भी बात जो है 115A में ही बोला हुआ है, ठीक है, 20% वाली बात। तो 20% से रेट जो है वो अप्लाई हो जाएगा डिविडेंड पे, तो 12,50,000 पे 20% का टैक्स लग जाएगा। यहाँ पे देखिए जो है वो एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है, टेक्निकल नो हाउ ले रहा है और इसके बदले कंसिडरेशन दे रहा है 8% डिवेंचर 20 लाख रुपए का, जो 1/10/22 को देगा। सेम कंडीशन अभी हमने क्वेश्चन 1 में किया था, सेम कंडीशन, टेक्निकल नो हाउ के बदले जो देता है, मतलब ये फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज 20 लाख रुपीज़ हो जाएगी। अब क्योंकि इसके पास डिवेंचर आ जा रहा है तो उस पर जो है वो इंटरेस्ट भी पे करेगा, इंटरेस्ट भी रिसीव करेगा, डिवेंचर होल्डर बन जा रहा है तो इंटरेस्ट भी मिलेगा एक्स लिमिटेड से। तो दो इनकम हो गया। एक तो यहाँ पे टेक्निकल फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के रूप में पा रहा है वो 20 लाख रुपीज़, और इंटरेस्ट के रूप में भी पाएगा 8%, 20 लाख पे 6 महीने के लिए। तो इंटरेस्ट पे क्या रेट होगा,
अगर कंडीशन फुलफिल हुआ 115 ए वाला, तो स्पेशल वो 5% वाला टैक्स रेट लगा देंगे, नहीं तो सीधा सीधा नॉर्मल टैक्स रेट लगाएंगे 40% का। यहाँ पे रुपी में जो है वो फॉरेन करेंसी मिल ही नहीं रहा है, फॉरेन करेंसी में लोन नहीं ले रहा है, डिवेंचर इशू नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तो इस इंटरेस्ट पे जो 40% रेट लगाएंगे। फी फॉर टेक्निकल नो हाउ के केस में हम कितना लगाएंगे? फी फॉर टेक्निकल नो हाउ के केस में याद रखिए, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल केस, पी इंडिया में नहीं है, 10% का टैक्स लगाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया 2 पार्ट। वाई लिमिटेड जो है वो इशू कर रहा है जीडीआर, और जीडीआर वाला एक केस है, इस पे कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं देखा, देख लेते हैं साथ साथ जीडीआर के केस में क्या है। यही पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई भी जो है वो नॉन रेसिडेंट, ठीक है, या फॉरेन कंपनी है, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी किसी भी इंडियन कंपनी से, किसी भी इंडियन कंपनी से, ठीक है, अगर इसका बॉन्ड या फिर जीडीआर अगर बाई करता है, कोई नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी जीडीआर या बॉन्ड बाई करता है, और इस पे जो है जीडीआर और बॉन्ड पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट मिल सकता है, हो सकता है डिविडेंड मिले इसे, मतलब इंटरेस्ट या डिविडेंड दोनों को मिला के अगर हम सिंपल में कह दें कि इसे जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो है वो इनकम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इनकम। या फिर हो सकता है जब इस बॉन्ड को और इस जीडीआर को वो सेल कर दे तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हो रहा है, ठीक, तो इन तीनों केस में जो है वो 10% का जो है वो टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात है, जब इंडियन कंपनी इसे पेमेंट करेगा ना, तो इसकी लाइबिलिटी बनती है टीडीएस काटने की, टीडीएस काटने की लाइबिलिटी बनती है। और यहाँ पे टीडीएस काटने की लाइबिलिटी कितनी बनेगी? 10%, क्योंकि यहाँ पे टैक्स की लाइबिलिटी जो है इसकी 10% है, उसमें हम 4% का हेल्थ एजुकेशन से साइड करेंगे, तो 10.4% जो है 10.4% जो है यहाँ पे टीडीएस की लाइबिलिटी बनेगी। यहाँ पे मैंने टीडीएस क्यों बताया? क्योंकि याद करिए आप, डबल टैक्सेशन रिलीफ जब हम पढ़ रहे थे, तो जब क्वेश्चन में अगर डिविडेंड रिसीव्ड वर्ड देता था, तो इसका मतलब वो ग्रॉसअप नहीं होता था, वो नेट होता था। मतलब आपको कुछ रिसीव हुआ और वहाँ पे किसी और को टीडीएस काटने की लायबिलिटी है, तो उसने ऑलरेडी टीडीएस काट लिया होगा, तो आपको नेट में ही रिसीव हो रहा है। और हम जो टैक्स लगाते हैं ना, वो ग्रॉस पे लगाते हैं। तो डिविडेंड रिसीव्ड वर्ड बोला अगर क्वेश्चन में, तो उसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा, और ग्रॉसअप करने के बाद जो हमारी इनकम बनेगी वो इनकम का पार्ट बनेगा, और उस पर जो है टैक्स रेट लगाना होगा, वो टैक्स रेट लगाएंगे। यहाँ पे जो है वो इस क्वेश्चन में बोला है डिविडेंड रिसीव 5,50,000, तो बताइए ना, ये ग्रॉसअप है, यहाँ पे रिसीव सब बोला है, तो रिसीव हुआ, जो इसकी लाइबिलिटी थी टीडीएस काटने की, तो ये काटी हो गई। वाई लिमिटेड ने टीडीएस काटा होगा, क्योंकि इसे काटना है तो काटेगा ही, नहीं तो एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाएगा। और क्यों बने झूठ मूठ में एसएससी इन डिफॉल्ट? इसने टीडीएस काटा होगा, किस रेट से काटा होगा? 10.4%, मतलब 10.4%, यानी 100 माइनस 10.4 अगर हम करें, तो ये जो है 5,50,000, ये 89.6% के बराबर है। तो 100% पे कितना होगा हम निकाल लेंगे, और जितना आएगा उस पर जो है वो टैक्स रेट अप्लाई करेंगे हम 10%। ठीक, अब फोर्थ पार्ट देखिए, कह रहा है कि कोई भी यूनिट, एक यूनिट इस्टेब्लिश किया हुआ है मुंबई में सी लिमिटेड ने, ठीक है, मतलब सी लिमिटेड अपना यूनिट इस्टेब्लिश किया मुंबई में, और मुंबई में इस्टेब्लिश करने के बाद वहाँ से बिजनेस उजनेस कर रहा है, उसको बिजनेस इनकम हो रहा है 8 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन इससे रिलेटेड नहीं बोला, सीधा सीधा जो बिजनेस इनकम हो रहा है 8 लाख पे, एक फॉरेन कंपनी पे जो भी टैक्स रेट, फॉरेन कंपनी के इनकम पे जो भी टैक्स रेट अप्लाई होता है, तो नॉर्मल इस पर 40% जो है वो अप्लाई हो जाएगा, इसके लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं है, बिजनेस इनकम का नॉर्मल ही है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जेड लिमिटेड जो है, सी लिमिटेड जो कि फॉरेन की कंपनी है, इससे रॉयल्टी जो है वो रिसीव कर रहा है रॉयल्टी। अब यहाँ पे भी रिसीव वर्ड बोल दिया है, मतलब यहाँ पे भी जो याद करिए रॉयल्टी मिलता था वहाँ पे अंडर सेक्शन 194 LB करके जो टीडीएस काटने की हमारा सेक्शन था टीडीएस काटने के लिए, वहाँ पे अगर टीडीएस काटा है तभी तो बोला है रिसीव्ड। रिसीव्ड बोला मतलब नेट में, मतलब नेट में 10 लाख रुपया मिल रहा है, तो इस नेट को जो हमें ग्रॉसअप करना पड़ेगा पहले। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात बोला कि दोनों के बीच में, जेड लिमिटेड और सी लिमिटेड के बीच में DTAA का जो है वो एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट ने बोला हुआ है कि 12% का जो है हम टैक्स लगाएंगे। अच्छा, 12% का टैक्स लगाएंगे, और इसमें रॉयल्टी पे वैसे टैक्स लगता है कितना है? तो 10%। इसमें हेल्थ एजुकेशन 10% लगता है, हम पहले ही देख रखा है, इस पर अगर हम 4, तो देखिए यहाँ पे क्या है, DTAA का जो है वो एग्रीमेंट कर रखा है सी लिमिटेड और जेड लिमिटेड ने। DTAA में बोल रहा है कि रॉयल्टी पे जो 12% का टैक्स लगेगा। ठीक है, और इसमें जो है वो प्रोविज़न भी दिया हुआ है कि रॉयल्टी पे हम 10% का रेट जो है वो चार्ज करते हैं 115A में, अपने पहले ही मैं बता रखा हूँ। और यहाँ पे रिसीव वर्ड भी दिया है, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आप देखिए कि रिसीव जो है, रिसीव वर्ड लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 लाख को जो है जब हम टैक्स लगाएंगे, तो इस 10 लाख रुपीज़ को जो है हमें ग्रॉसअप करना पड़ेगा, ग्रॉसअप करने के बाद ही टैक्स लगाएंगे। ग्रॉसअप कैसे करेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ, ग्रॉसअप कैसे करेंगे। उससे पहले देखिए, अब यहाँ पे हमको देखना होगा कि हम ये 12% रेट लें या कौन सा रेट लें। तो आपको डबल टैक्सेशन रिलीफ में भी मैंने बताया था कि जो भी ये 10+4 10.4% आएगा, और 12% एसएससी के लिए जो बेनिफिशियल होता है ना, वो हम रेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे 10.4% का रेट जो है वो एसएससी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये कम है, तो यही रेट जो है हम ले लेंगे। अब बात आता है कि अगर ये रिसीव्ड है,
यानी ये नेट है, तो नेट दिया है यानी इस पे जो है वो टीडीएस काटा हुआ है। अब टीडीएस काटा हुआ है तो किस रेट से जो है वो टीडीएस काटा होगा इस पे, टीडीएस काटा होगा किस रेट से, उसके लिए आप याद करिए टीडीएस का एक सेक्शन है जो कि सेक्शन 195 क्या बोलता है टीडीएस का, कि जो भी लाइबिलिटी जो भी टैक्स लाइबिलिटी का रेट है वही रेट बन जाएगा टीडीएस काटने का। मतलब यहाँ पे 10.4% अगर टैक्स लाइबिलिटी का उसका रेट है तो 195 बोलता है कि वही जो है वो उसके टीडीएस का रेट बन जाएगा। और टीडीएस का रेट बन जाएगा अगर 10.4 देखें तो 100 माइनस 10.4 अगर आप कर लें तो ये भी वैल्यू जो है 10 लाख रुपीज़ ये बराबर है 89.6% के बराबर। तो इसे हम 100% पे निकालेंगे कितना होगा, और ग्रॉस अप करने के बाद जो है उसमें हम टैक्स लगाएंगे। इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पार्ट जो है वो मैंने बता ही रखा आपको। सबसे पहले हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल इनकम किसका, सी लिमिटेड का, ठीक है। सी लिमिटेड का टोटल इनकम पहले कंप्यूट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो क्या टैक्स लायबिलिटी है वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक तो डिविडेंड का इनकम है, अदर सोर्सेज का इनकम हो गया, एक इसका बिजनेस का इनकम दे रखा था, पहले उसको ले लेते हैं। बिजनेस इनकम 8 लाख रुपये, ठीक है। तो बिजनेस इनकम सीधा सीधा 8 लाख रुपये हो गया, ठीक। तो ये हो गया बिजनेस इनकम। फिर जो है इससे जो है वो डिविडेंड मिला है, अदर सोर्सेज का इनकम है, तो हम दिखा देते हैं इनकम फ्रॉम जो है वो अदर सोर्सेज। इसमें क्या क्या है, एक तो डिविडेंड का इनकम है 12,50,000 रुपये, ठीक है। तो इसे डिविडेंड जो है वो कहीं बोला है क्या इसमें कि डिविडेंड रिसीव किया, इसने सीधे सीधे डिविडेंड दिया, रिसीव वर्ड बोला नहीं है, ग्रॉस अप होगा ये। तो डिविडेंड रिसीव यहाँ पे है तो 12,50,000 जो है वो ले लेंगे। फिर यहाँ पे जो है वो उसे फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिल रहा है 20 लाख रुपीज़ का। तो फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज 20 लाख रुपीज़। अब जो उसे कंसिडरेशन मिल रहा है 8% डिवेंचर के रूप में, इस टेक्निकल नो हाउ के बदले जो फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज 20 लाख रुपीज़ का इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर मिल रहा है, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। 1/10/22 को इशू हुआ था तो 6 महीने का जो है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट 20 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा उसको। तो इंटरेस्ट अगर देखें हम तो 20 लाख पे कैलकुलेट कर लेंगे, 8% का रेट है 6 महीने के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 80,000 रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर जो अगर देखें इस पर वाई लिमिटेड से जो GDR इसने बाई किया था फॉरेन करेंसी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी जो है वो डिविडेंड रिसीव वर्ड बोला है। अब जब भी बॉन्ड और GDR ले तो उस पर हम 10% का जो है वो टैक्स रेट लगाते हैं, मैंने आपको अभी अभी जो है वो बताया थोड़ी देर पहले। तो ये भी जो हम ग्रॉस अप करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे जो डिविडेंड है ऑन GDR ये कितना है 550 दिया हुआ है, बट ये नेट पे दिया हुआ है। तो इसे ग्रॉस अप करेंगे क्योंकि ये TDS कटा हुआ है। TDS कितना कटा होगा 10 + 4% हेल्थ एजुकेशन से, यानी 10.4%। तो बचा कितना 89.6% के बराबर है ये, ठीक है। तो 100 पे कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 613839, ठीक। फिर जो आपका अगला इनकम दिया था बिजनेस इनकम हो ही गया। फिर रॉयल्टी रिसीव्ड हुआ, ये भी नेट में है क्योंकि रिसीव वर्ड दिया हुआ है, तो ये भी नेट में है, तो इसे भी क्रॉसअप करना चाहिए। सेम जो है वो 10.4%, इस पर भी TDS कटा हुआ है। मतलब अगर देखें तो ये भी रॉयल्टी का जो इनकम है 10 लाख रुपीज़, इसे भी जो है हमें 89.6% से डिवाइड करेंगे तो हमें ग्रॉसअप हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 111,06071। तो ये हमारा हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसको ऐड करिए 8 लाख प्लस 12,50,000 प्लस 20 लाख प्लस 80,000 प्लस 613839 प्लस 116071, ये आपका आएगा 5859,910। ये आपका हो गया GTI ग्रॉस टोटल इनकम। टैक्स लायबिलिटी की अगर बात करें तो इस इनकम पे 8 लाख पे तो सीधे सीधे बिजनेस इनकम है तो इस पर 40% का टैक्स लग जाएगा, ठीक। बिजनेस इनकम पे 40% यानी 3,20,000 रुपीज़ आ जाएगा इस पे टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। डिविडेंड पे बात करें तो डिविडेंड पे याद करिए, डिविडेंड पे 20% मैंने बोला हो, आँख बंद कर लीजिएगा, डिविडेंड का इनकम हो उस पर सीधे सीधे जो है वो 20% आप लगा दीजिएगा। तो 12,50 पे 10%, 1,25, 20% जो है 2,50 हो गया, ठीक। फिर फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज 20,000 फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे जो है वो 10% का जो है वो टैक्स रेट लगाएंगे। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो दिया हुआ है, ये देखिए फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे जो फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, क्या वो जो फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज उसे रिसीव हो रहा है वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या 115A वाला
115A वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखिए वहाँ पी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मान लेंगे जो उसका पी इंडिया में नहीं है 10% टैक्स रेट लगाएंगे। लेकिन याद करिए उसके साथ एक और कंडीशन था, दोनों के बीच में जो वो एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो एग्रीमेंट जो है वो गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए। तो ऐसा कहीं बात तो बोला नहीं कि वो एग्रीमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव हुआ है, तो अप्रूव नहीं हुआ तो कंडीशन नहीं लगेगा, और जब नहीं लगेगा तो नॉर्मल टैक्स रेट लगाएंगे, यानी 40% जो है वो टैक्स रेट लगा देंगे इस पर। तो 40% 10% हो जाएगा 2 लाख रुपीज़, और 40% हो जाएगा 8 लाख रुपीज़। ठीक, फिर जो है वो इंटरेस्ट इनकम जो इसी पे जो डिवेंचर पे इसको इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा 115A वाला, तो इस पर भी जो है वो नॉर्मल टैक्स रेट लगाएंगे 40% का। तो 40% जो है इस पर भी टैक्स रेट लगा दिए इंटरेस्ट पे, ये हो जाएगा 32,000 रुपीज़। ठीक, फिर डिविडेंड ऑन GDR है, ये इससे ग्रॉसअप कर चुके हैं, और डिविडेंड ऑन GDR अभी मैंने बताया था GDR का जो 10% इस पर लगेगा, तो 10% ले लीजिए 61383। ठीक, ये हो गया आपका, इसे 4 कर लीजिए, आप राउंड ऑफ कर लीजिए। फिर जो है ये रॉयल्टी हो गया, रॉयल्टी पे भी जो है 10% का जो है वो टैक्स लगेगा। ठीक, देखिए रॉयल्टी रिसीव्ड है, और 10% जो हम इस पर टैक्स रेट लगाएंगे, DTA और 10% दोनों में जो लोअर है, इसे भी हमने क्रॉसअप कर लिया है, इस पर 10% का टैक्स लगाइए 11607। टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी हमारी, इसे ऐड करिए 3,20,000, 2,50,000, 8,32,61384 प्लस 1160, ये 111 है 1607, ये आ गया आपका 15,74,991। राउंड ऑफ कर लीजिए 90 हो जाएगा। इस पे पहले आप 4% हेल्थ एजुकेशन से साइड करिए, जो भी वो आएगा आपका 62,999 63,000 ले लीजिए। ठीक, ये आप ऐड कर दीजिए इसमें, ये आपका आ गया 163,799 राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका टैक्स लाइबिलिटी, ये हो गई टैक्स लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। तो ये पूरे 3 क्वेश्चन हमने किए अभी तक, और 3 क्वेश्चन से रिलेटेड रेलिवेंट जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो भी मैंने आपको बता दिया क्या टैक्स रेट होगा। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए है, फिर भी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसमें बताया है। थैंक यू। हाँ, एक बात और बतानी है आपको जो मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे हमने देखा था कि मैं बोला था आपसे कि अगर डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है किसी भी फॉरेन कंपनी को या नॉन रेसिडेंट को, अगर डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप आँख बंद करके जो है उस पे 20% का जो है वो टैक्स रेट लगाइएगा। ऐसे ही जो है अगर किसी भी UTI से, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या म्यूचुअल फंड से अगर कोई भी आपको इनकम होता है, किसको, फॉरेन कंपनी को या नॉन रेसिडेंट को अगर कोई इनकम होता है UTI या म्यूचुअल फंड से, तो उस पर भी जो है वो 20% आँख बंद करके आप लगा दीजिएगा, 20% का रेट लगेगा। और सपोज डैट आपको डिविडेंड इनकम आपको, मतलब किसको, फॉरेन कंपनी और नॉन रेसिडेंट को जो है वो डिविडेंड इनकम हो रहा है किसी यूनिट से जो कि लोकेटेड है IFSC में, ठीक है, कोई भी यूनिट जो है वो लोकेटेड हो, इंटरनेशनल फॉरेन सर्विसेज सेंटर, ठीक है, इसमें जो है अगर वो लोकेटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे जो वो 10% का जो है वो टैक्स रेट लगेगा। अगर इसी, ये डिविडेंड इनकम है, अगर इसी से अगर कोई इंटरेस्ट इनकम होता ना, तो वो जो है वो एग्जेम्प्ट होता है, अंडर सेक्शन 10(15)(9), ये जो है वो एग्जेम्प्ट होता है इस सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।